15% चार्ज करता है अमेजोन ऑन एवरेज सेल, और कुछ पे 18% भी करता है, डिपेंड अपॉन द कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप सेल करें। और मोस्टली जो है वो 15% चार्ज। 15% का मतलब है अगर $100 का आपका कोई ऑर्डर आया है तो वो $15 आपसे चार्ज करेगा ऑन एवरेज। तो ये भी ज़हन में रखते प्राइस अमेजोन का एक कैलकुलेटर है, उसे कहते हैं अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। उसके ऊपर आप जाएं, उस पर आप किसी भी प्रोडक्ट का एसन लिखें, वो आपको सब कुछ बता देगा कि इसकी अमेजोन फीसिस क्या है, इसकी एफबीए फीसिस क्या है, इसकी लॉजिस्टिक्स फीसिस क्या है, इसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या है, वो आपको सब कुछ डिटेल से बता देगा। और अगर आप अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो फिर आपसे वो डायमेंशंस पूछेगा, आपसे उसका वेट पूछेगा। अगर आप ये चीज़ें उसे बता दें तो वो आपको फिर भी गाइड कर देगा कि हम इससे इतनी फीस चार्ज करेंगे, उसके इतने लॉजिस्टिक की चार्ज होंगे, इसकी एफबीए की फीसिस होंगी। आपको सारा कुछ गाइड कर देता है स्टेप बाय स्टेप कि आपके एस्टिमेटेड अमाउंट्स कितनी होंगी पर सेल। ईबे भी यही है 15 to 18%, पर वो 22% पे भी जाता है। ये आपको ये जो चीज़ें हैं ना कि परसेंटेजेस क्या हैं, आप जब कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं अमेजोन उसी टाइम आपको बता रहा होता है कि मैं, या ईबे आपको बता रहा होता है कि हम इतनी इसके परसेंटेज सेल चार्ज करें। अमेजोन कौन कौन स्टार्ट करना चाहता है, एक का तो मुझे बताओ। इसके अलावा आपका क्या प्लान है? अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने? ओके, प्रोडक्ट फाइनल है? ओके, लैपटॉप पे आपने आप बैठ। हाँ मुझे एक मिनट। अच्छा, वो मेरा क्वेश्चन था कि आप कह रहे थे कि जो सर जेनेरिक सर कह रहे थे कि प्रोडक्ट देखते हैं तो उसको अपने नाम करा लें। जेनेरिक प्रोडक्ट को हम सर्च कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये जेनेरिक है या किसी ब्रांड के पास है? अच्छा, जो प्रोडक्ट्स ब्रांडेड नहीं होती ना, ब्रांड कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप जब अमेजोन की लिस्टिंग ओपन करेंगे ना, लिस्टिंग ओपन करने के बाद उसके जब आप नीचे जाते हैं ना, तो अगर उसके सिंपल उसकी टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है ना, इट मींस ये प्रोडक्ट, ये जो ब्रांड है ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उसके नीचे ना ग्राफिकल व्यू होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो ग्राफिक्स आ रहे हैं ना, ये जो ग्राफिक्स आ रहे होते हैं इट मींस ये ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड, ठीक है। जब आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, जब ये यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है ना, ये डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डिटेल्स जो स्टार्ट होती है, अगर ये प्रोडक्ट डिटेल्स सारी टेक्स्ट में है, जैसे इसने ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे भी टेक्स्ट है, इट मींस इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है। एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये होती है, अगर आप इस प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, आप इसके ब्रांड पे क्लिक करें, इसके स्टोर पे क्लिक करें। स्टोर पे क्लिक करने के बाद अगर इसका स्टोर फ्रंट ओपन हो जाता है, स्टोर फ्रंट क्या होते हैं, जैसे ये एक वेबसाइट टाइप बनी हुई है, अगर इसकी वेबसाइट टाइप बनी हुई है इट मींस ये ब्रांड रजिस्टर्ड है। अगर इसका ये पेज ओपन नहीं होता, सिंपल स्टोर पे क्लिक करने के बाद सिंपल प्रोडक्ट्स होना शुरू हो जाती हैं, इट मींस ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं। और अगर आपको रिटर्न आता है तो हम एक एक्स अमाउंट डिटेक्ट कर देंगे, बाकी आपको वापस कर, ठीक है। सो बेसिकली कोई सप्लायर है जो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि हमारी इन्वेंट्री यूएई में या गल्फ में अवेलेबल है, आप वो प्रोडक्ट्स अपने बिहाफ पे अपने स्टोर पे सेल करें, तो हम आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्ट शिप कर देंगे। स्टोरेज हम दे रहे हैं, शिपमेंट भी कर देंगे, और शिपमेंट करने के बाद आप इतनी अमाउंट हम आपसे चार्ज करेंगे और उससे ऊपर आप जितनी मर्जी की रख के सेल करें। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होलसेलर्स होते हैं, उनके पास एक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स नहीं होती, मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो वो जो मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप उसमें से कोई भी सेल करें, अमेजोन पे लगाएं और आगे से आप सेल करें। तो वो तेरा मतलब अगर वो अमेज़न पे लगाते हैं तो जेनेरिक ही होगी ना? बिल्कुल, वो आपका ब्रांड नहीं होगा। जब तक वो आपको अपनी ब्रांडिंग नहीं करके देगा ना, तब तक वो आपका ब्रांड नहीं। और भी बाई बॉक्स में समटाइम जैसे एक प्रोडक्ट की 50,000 सेल है या 5,000 सेल है, कुछ भी नहीं शो हो रहा, आगे रेटिंग उसकी 5 साल 10 साल और सेलर भी 10 बैठे हैं, और प्राइस में जैसे चॉइस बेस्ट सेलर है, प्राइम इनिशियली वो स्टार्टअप है, उसकी रेटिंग ना हो रही हो। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि आपकी सेल मुझे खैर समझ नहीं आया आपका सर। जैसे हर मंथ पास्ट में जैसे लिखा होता नीचे 1,000। अच्छा हाँ, देखो आप अगर ये आप करो ना कि ये देखो जैसे यहाँ पे रिव्यूज शो हो रही है ना, वही इनका क्वेश्चन ये है कि जिसको रिव्यूज शो नहीं हो रहे होते तो उसको क्यों नहीं शो हो रहे होते। उसको इसीलिए शो नहीं हो रहे होते क्योंकि वो एक न्यू सेलर है, उसके पास अभी कोई फीडबैक या कोई रिव्यूज नहीं है। जब उसके पास फीडबैक से रिव्यूज होंगे तो उसके स्टोर के एंड पे नजर आ रहे होंगे।
स्टार्टअप लिया। बिल्कुल, अभी उसने सिर्फ स्टार्ट किया और उसने मी टू लिस्टिंग की है। अब वो मे भी ड्रॉप शिपर भी हो सकता है कि उसने बस अभी स्टार्ट किया और उसने मी टू लिस्टिंग करके से स्टार्ट करना चाह रहा हो। अभी तक मैंने पूछना था आपसे कि लास्ट हमारा सेशन जो स्किप हो गया था अमेज़न का, आज हम चीज़ों को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो है हमें थोड़ा सा 15-20 मिनट ज़्यादा भी देना पड़ेगा आपको, हम दे देंगे कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी अमेज़न से रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन है ना वो आपकी सारे समाज पर रखा है। और उसके लिए आज हम आपको हकीकत को बताएंगे कि डिमांड, प्राइस, वैल्यूएशन, इनकी क्या वैल्यू है अमेज़न पे, ठीक है। उनको नजर में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप में से कई लोग हैं जिनके माइंड में होगी कोई ना कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम उसको कैसे फाइनलाइज करेंगे कि ये अमेज़न के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो वो हम आपको आज प्राइस, डिमांड, बट ऑब्वियसली जब आपकी सेल होती है तो वो उसमें से डिटेक्ट करता है। बट अपफ्रंट अगर 180 डेज तक आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं होती तो आपसे उसके बाद आपसे वो पैसे भी चार्ज करते हैं। और अगर आपकी अकाउंट पे लिस्टिंग का कोई इशू बन जाता है या अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है या आपकी इन्वेंट्री का इशू बन जाता है या लिस्टिंग आपकी रिमूव हो जाती है तो अमेज़न 30 डेज का टाइम कि 30 डेज के अंदर अंदर आपने इन्वेंट्री रिमूव भी करवानी है। और अपने ये ऐसे ही सेम वर्क करते हैं जैसे हमने आपको लास्ट सेशंस में दिए ऐसे वगैरह के सेशंस में बताया कीवर्ड्स के आपने कैसे एनालिसिस करना है। तो कीवर्ड्स की बुनियाद पर ही आपकी प्रोडक्ट सर्च होनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे गूगल पर होनी है चाहे किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आपने कीवर्ड्स पर बात करनी है। और इस कीवर्ड मैं इनको बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा बता दें वो डिमांड वाली और आप इनके बारे में वैल्यूएशन के बारे में बता लेते हैं। ये आपके 6 कंपोनेंट, इन 6 कंपोनेंट्स को आपने माइंड में रखना है और इस पर काम करना है किसी भी बेस पर आप। ओके, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उसमें आपने ये 6 पॉइंट्स लाजमी माइंड में रखने हैं। अगर ये 6 पॉइंट प्रोडक्ट्स में आपको फील होते हैं देन आप उस प्रोडक्ट पे आपको लाजमी काम करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ है डिमांड। डिमांड आप सबको पता ही है कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो सेल होती है, अगर डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट की तो वो आप सेल नहीं करते, ठीक है। अब अमेज़न पे आपने डिमांड को कैसे चेक करना है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट का नाम चेयर है तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो चेयर है। अगर आपकी प्रोडक्ट, बस इसको यहीं पे छोड़ दें बस लगा के, वो स्लाइड होती है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट का नाम है चेयर, तो आपने उस चेयर को सर्च करना है। चेयर सर्च करने के बाद आपने पहली टॉप 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, स्पॉन्सर्ड वाली नहीं, ठीक है। अच्छा, आप ये अमेज़न पे जाएं, जब भी जाएं उसके बाद आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा चेयर, तो पोर्टेबल चेयर मैंने यहाँ पे लिखी तो डिफरेंट यहाँ पे चेयर्स आना शुरू हो। अब देखें जो पहली प्रोडक्ट्स आई हैं उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये आपको बहुत छोटा सा एक फील हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखें ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। तो जो प्रोडक्ट्स आपको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में शो होती हैं वो रैंक नहीं होती, उस पर बेसिकली वो पीपीसी चला रहा होता है। पीपीसी क्या होता है, आप जब गूगल पे मार्केट करते हैं या फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं तो उसकी मार्केटिंग जो कंपेन्स या एड्स चलाते हैं अमेज़न पे, एड्स को कहते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अमेज़न पे आपने पर डे का बजट रखा है $10, तो वो $10 और पर क्लिक आपने चार्जेस रखे हैं $0.50। तो अमेज़न पे ये होता है जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे शो हो रही है, अब ये मुझे शो करवाने के पैसे चार्ज नहीं करता अमेज़न। जब मैं इस पर्सन पे क्लिक कर दूंगा ना, जैसे मैंने इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर दिया है तो इसकी जो पर क्लिक कॉस्ट थी वो इसकी डिटेक्ट हुई, ठीक है। सो अमेज़न का जो एड्स का प्रोग्राम है उसे कहते हैं पे पर क्लिक। तो आपने एवरी क्लिक पे करना है, एवरी व्यू क्लिक आपने शो नहीं करना। जैसे अगर आप में से किसी ने, या अभी हमारा मेटा पे भी सेशन होगा, जब आप मेटा पे बजट रखते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने $10 का बजट रखा है, नंबर ऑफ व्यूज बता रहा होता है कि इतने नंबर ऑफ व्यूज एक्सपेक्टेड है आपके आएंगे, वो व्यूज को भी कैलकुलेट कर रहा होता है, वो व्यूज को भी आपकी एड्स के अंदर जो स्पेंडिंग हो रही है उसके ऊपर कैलकुलेशन करता है। अमेज़न व्यूज के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करता। अमेज़न आपको ये कहता है कि पर क्लिक मैं आपसे चार्ज करूंगा, उसकी पर क्लिक कॉस्ट ज्यादा होती है कंपेयर टू मेटा, बट वो आपसे व्यू के ऊपर चार्ज नहीं करता। अच्छा, व्यू और रिव्यू ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। व्यू ये होता है कि एक प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन हुई, जैसे ये मेरे सामने प्रोडक्ट ओपन हुई, इसको कहते हैं व्यू,
कि ये एक व्यू आ गया। रिव्यू ये होता है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यू है आफ्टर द सेल, उसको कहते हैं रिव्यू। तो व्यू और रिव्यू ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ये तो सेम चीज नहीं है। आवाज आ रही? अच्छा, मैं कह रहा था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है व्यू, एक होता है रिव्यू। व्यू ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखा और वो प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो रही हैं, इसको कहते हैं कि व्यू। आपके प्रोडक्ट पे एक व्यू आ गया। जितने नंबर ऑफ पीपल इस प्रोडक्ट को बेशक ओपन ना भी करें, उनके पेज के ऊपर अगर वो प्रोडक्ट आ गई तो इट मींस वो एक व्यू आ गया। रिव्यू ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आफ्टर द सेल जिसने फीडबैक दिया है उसको बेसिकली रिव्यू कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिव्यू एंड व्यू। ओके, और मैं आपको बता रहा था पीपीसी के बारे में। तो Amazon की जो पीपीसी है, कैंपेन्स जो हैं वो पर क्लिक की डिमांड के ऊपर चलती हैं। ठीक है, Amazon मेटा की तरह नहीं है कि मेटा आपको व्यू के ऊपर भी चार्ज करता है। Amazon आपको व्यू के ऊपर चार्ज नहीं करता, Amazon आपको क्लिक के ऊपर चार्ज करता है। तो जितने नंबर ऑफ क्लिक्स आप गेन करेंगे उतनी आपकी डिटेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, जब भी आप एड्स कैंपेन चलाते हैं तो आपसे हर पर्सन जो मेन क्वेश्चन आपका पूछता है वो आरओआई के बारे में पूछते हैं। आरओआई कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये होती है कि हाउ मेनी आपने स्पेंड कितना किया, हाउ मच यू हैव स्पेंड ऑन द एड, एंड उसके रिवॉर्ड में आपको कितनी सेल्स जनरेट हुई हैं। लाइक इफ यू स्पेंड $10 ऑन द एड एंड हाउ मच यू गेट द सेल्स। लाइक अगर आप $10 के अगेंस्ट $50 की सेल लेके आए या $100 की सेल आती है तो आपकी आरओआई पॉजिटिव मेंटेन। अगर आपकी आरओआई नेगेटिव मेंटेन हो रही है, इट मींस आपकी जो सेल्स है या जो आपकी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट सेल्स के अगेंस्ट आपकी सही आरओआई मेंटेन नहीं कर रहा, आपकी सही सेल्स जनरेट नहीं कर रहा, या आपकी पीपीसी में इश्यूज हैं कि आपने पीपीसी सही तरह मेंटेन नहीं की और उसके पीपीसी के अगेंस्ट जो आपको सेल्स आ रही है वो सही सेल्स नहीं आ रही। बी ये होता है कि जो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं, रजिस्टर्ड ब्रांड क्या, जो Amazon के ऊपर रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उसकी पीपीसी कॉस्ट कम होती है और जो नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उसकी पीपीसी कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है कि अगर आप न्यू लॉन्चिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, विदाउट ब्रांड रजिस्टर्ड आप लॉन्चिंग कर रहे हैं और आप पीपीसी रन कर रहे हैं और आपकी पीपीसी नेगेटिव में आ रही है, तो उसका एक पॉइंट ये भी है कि आपका नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है, आप नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है, Amazon आपसे पर क्लिक ज्यादा चार्जेस कर रहा है एज कम्पेयर टू जो आपका कंपेटिटर है जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो भी पीपीसी रन कर रहा है पर उसकी आरओआई पॉजिटिव मेंटेन हो रही है, इसीलिए क्योंकि वो कम चार्जेस दे रहा है और आप ज्यादा चार्जेस। ठीक है, सो ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है इट मींस ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसपे पीपीसी अभी करंटली चल रही हैं और उन्होंने एक कीवर्ड भी अपनी पीपीसी में रखा हुआ है जिसे कहते हैं पोर्टेबल चेयर, कि जब भी कोई पर्सन पोर्टेबल चेयर लिखे तो हमारी प्रोडक्ट्स आप जो है वो मतलब जल्द से जल्द दिखाएं या फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिखाएं। वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहा है वो आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। तो एनालिसिस स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे नहीं होता। ठीक है, आपने जो अपना डिमांड का एनालिसिस करना है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे नहीं करना होता, क्योंकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स तो भी ग्रोइंग प्रोडक्ट्स हैं, वो तो मार्केटिंग करके सेल ले रहा है, वो ऑर्गेनिकली सेल नहीं ले रहा। ऑर्गेनिकली सेल का क्या मतलब होता है कि जैसे कि ये प्रोडक्ट लगी हुई नहीं, ये भी नहीं, जैसे ये प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं चल रहा, ये जो प्रोडक्ट आई है ये ऑर्गेनिकली उस कीवर्ड के अगेंस्ट प्रोडक्ट आई है, तो ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो कीवर्ड आप लिख रहे हो या जो कीवर्ड पे आप वर्किंग कर रहे हो उस कीवर्ड के अगेंस्ट राइट प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। मैंने चेयर लिखा है तो मैंने चेयर का एनालिसिस करना है, ये चेयर नहीं है जो ये चीज आ गई है मेरे साथ, तो आपने टॉप 10 रेलिवेंट प्रोडक्ट्स निकालनी है। ठीक है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि टॉप 10 रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आपके कीवर्ड की वाली हो, टॉप 10 रेलिवेंट प्रोडक्ट्स विदाउट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। आपने टॉप 10 प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करना है और एनालिसिस आप दो टूल्स हैं मार्केट में, एक जंगल स्काउट के नाम से है और एक हीलियम के नाम से। ये दो मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं, जंगल स्काउट एंड हीलियम 10। इसकी थ्रू भी आप जब वर्किंग कर रहे होते हो तो ये दो टूल्स भी आपको बता देते हैं कि कौन सी टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं विदाउट एड्स जो Amazon पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक है। आपने उन 10 प्रोडक्ट्स को स्टडी करना है और स्टडी इस तरह करना है कि वो उनमें से किसी दो से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट की जो व्यूज हैं, जो रिव्यूज हैं, सॉरी, वो रिव्यूज जो आपके हैं वो 10,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कैटेगरी टॉप 10 प्रोडक्ट्स में से 5-6 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो 10K से ज्यादा फीडबैक्स हैं, इट मींस आपको बहुत हाईली कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपके पास इतनी नंबर ऑफ सेल्स इतनी आसानी से नहीं है, इसमें क्यों क्वेश्चन। ठीक है,
तो मतलब ये है कि जो 1K से कम वाली हैं उनके साथ आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट आप हैज़ अ न्यू बिगनर, हैज़ अ न्यू सेलर कहा जाता है कि आप जरा ऐसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें जिसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन ना हो, थोड़ा लो कंपटीशन हो, ताकि आपको मार्केट वेलकम करे, आप वेलकम हो और आप भी अपनी सेल, अदरवाइज आपकी सेल आना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप पीपीसी पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे होते हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा जो पीपीसी है ये हर प्रोडक्ट के ऊपर होगी, हर प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड पे होगी। नहीं, देखें पीपीसी मार्केटिंग होती है, ये आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक है, एप्पल आज भी मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट्स की, एप्पल को कोई जरूरत नहीं मार्केटिंग करने की, और वो आज भी मार्केटिंग पे स्पेंडिंग करते हैं। इट मींस वो हर वक्त विजिबल रहना चाहते हैं। अगर आप विजिबल होना बंद हो जाएंगे तो आप मार्केटिंग करना बंद हो जाएंगे तो आपकी सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो। बेशक आप बहुत बड़े, पेप्सी आज भी ब्रांडिंग करता है, आज पाकिस्तान क्रिकेट में जो शर्ट पहनी हुई पेप्सी का ही लोगो लगा हुआ है। पेप्सी को क्या जरूरत है ब्रांडिंग करने की, पर वो आज भी ब्रांडिंग करेंगे तो वो दिखेंगे तो वो बिकेंगे। अगर वो दिखना बंद हो जाएंगे तो मार्केट में उनका कंपेटिटर आ जाएगा। ठीक है, सो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होती है। मार्केटिंग इट डजंट मीन कि जो एस्टैब्लिश ब्रांड है वो मार्केटिंग नहीं करते, वो भी मार्केटिंग करते। ऐसा डजंट मीन कि जो एस्टैब्लिश Amazon पे जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं वो पीपीसी नहीं करते, वो भी पीपीसी करते। ठीक है, हाँ देखें, अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो स्पॉन्सर्ड के बगैर 1000 से कम रिव्यूज हैं, ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट आपने निकाली, यही तो निकालना है। कंपटीशन कम है, डिमांड ज्यादा। ठीक है, एक आपने ऐसी प्रोडक्ट निकाल ली Amazon पे, जो Amazon पे अच्छी सेल हो रही है, पर किसी के पास भी इतने ज्यादा फीडबैक्स नहीं है। इट मींस वो मार्केट में भी बहुत गैप अवेलेबल है उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, सेल आपको आएगी हीलियम के थ्रू, आपको हीलियम और जंगल स्काउट के थ्रू, ये दो टूल्स हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट से सेल कर रहा है पर मंथ, और कितना नंबर ऑफ रेवेन्यू है इसका पर मंथ, पर 6 मंथ और एनुअली। ये आप सारा कैलकुलेट कर सकते हो हीलियम कीपा बेसिकली यूज होता है होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में मेनली, क्योंकि हमने उसमें Amazon को चेक करना होता है कि Amazon क्या और प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है। बेसिकली उसका मेन पर्पस वो है कि प्राइस वेरिएशंस कितनी, क्योंकि एज अ होलसेलर या एज अ ड्रॉप शिपर मुझे सबसे बड़ा कंसर्न प्राइस है कि अगर ये बंदा आगे बैठ जाता है ये प्राइस बहुत ड्रॉप कर रहा है, इट मींस उस प्रोडक्ट पे प्राइस नहीं स्टेबल होगी। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बात की थी होलसेल के बारे में कि आप कोई इन्वेंट्री बाय कर लेते हो किसी होलसेलर से और आप नीचू करके उस प्रोडक्ट के नीचे बैठ जाते हो कि ये प्रोडक्ट हम भी सेल कर रहे हैं। अब देखें, आपने जब चेक करना है तो आपने पिछले 6 मंथ की उसकी हिस्ट्री भी चेक करनी है। ठीक है, 6 मंथ की हिस्ट्री क्या है, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट सेल हो रही है $30। ठीक है, आपने उसकी 6 मंथ की हिस्ट्री चेक करनी है कि यार ये 29, 28, इससे ज्यादा इस प्राइस में वेरिएशंस तो नहीं है, कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं बैठा हुआ कि मैं आके यहाँ पे 25 की लेके 28 की अगर मैं अपलोड करूँ वो प्रोडक्ट प्राइस ही 24 कर दे। तो आपकी होलसेल का आपको अप्रूवल लेने के जो इतनी मेहनत आपने की, प्रोडक्ट इन्वेंट्री आपने बाय की, आपने मीटू करके वहां बैठ के, आपको उसका क्या फायदा होगा। सो आपने इसकी स्टडी करनी है कि जो प्रोडक्ट आप होलसेलर से ले रहे हो या आप जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हो, उस प्रोडक्ट प्राइस में आज तक लास्ट 6 मंथ्स में कुछ ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस उसी रेंज में मूव होनी चाहिए। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। पाकिस्तान में आप फॉर एग्जांपल पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हो, पेप्सी की 1.5 लीटर की बोतल फॉर एग्जांपल 150 रुपए की, तो आपने लास्ट 6 मंथ की हिस्ट्री चेक करनी है कि प्राइस रेंज क्या चल रही है इसकी। आज वो मुझे 130 की, मैं उससे उठा लेता हूँ एक कंटेनर, कल को पता लगे प्रोडक्ट प्राइस 120 रुपए होगी, तो आपको क्या फायदा हुआ। ठीक है, इसी तरह आपने प्रोडक्ट प्राइस Amazon पे भी चेक करनी है कि जिस होलसेल से मैं अप्रूवल ले रहा हूँ वो जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी की मुझे या जितनी प्राइस की प्रोडक्ट दे रहा है उससे नीचे प्राइस तो कभी नहीं गई Amazon पे। अगर उससे नीचे गई है या फीसेस निकालने के बाद ब्रेक इवन पे भी आ रही है, मींस यहाँ पे कोई 1-2 ऐसे सेलर बैठे हैं जो आपको बाद में तंग करेंगे। अगर आपकी प्राइस ड्रॉप हुई, आपके पास बाय बॉक्स गया तो इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, वो नहीं सेल हो, इसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक है, मुझे समझ आई है, ये है कि प्राइस है, हमें 6 माह की चेक करनी है, में क्या फ्लक्चुएशन है, यही है ना, यही है। और ये चीज आपको इस चीज से बच सके कि अगर हम प्राइस लगाते हैं बंदा कम ना प्राइस, इसकी वजह से हमें नुकसान। और ये जो इन्फॉर्मेशन बताएगा, ये इन्होंने वर्ड यूज किया कीपा, वो एक टूल है कीपा, ये इन्फॉर्मेशन कीपा प्रोवाइड करता है। ये जरा एंड होगा या नेक्स्ट डे। हाँ, आपका स्पेंडिंग ये नहीं है कि आपको अगर $10 आपने 1 डे आपने लिमिट कर दिया, लिमिट नहीं वैसे करते, पर अगर आपने इसको स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों दे दी हैं और आपका बजट यूज नहीं हुआ, आपकी एड क्लोज हो जाएगी, बजट स्पेंड नहीं हो। आपने किसी को कहा कि भाई मेरी 1 दिन की मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग करने मैं आपको तब पैसे करूंगा जब आपसे कोई क्लिक करवाएगा। अगर कोई बंदा क्लिक ही नहीं करवा रहा तो फिर आप उसे पे नहीं करोगे। इस तरह Amazon भी आपसे चार्ज नहीं करता, वो एड को क्लोज कर देगा क्योंकि आपने उसे फोर्सफुली बोला है कि इस डेट को मेरी एड क्लोज कर देना। आप जब एड पे क्लिक करोगे वो आपकी एड क्लोज कर देगा, बट
वो आपसे चार्ज नहीं करेगा। ऐसा ऑप्शन नहीं है अगर वो उस दिन नहीं होती वो मूव हो जाएगा तो? अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने फिर ना एंड डेट नहीं देनी होती। मैंने अभी वो बताया, हम एंड डेट नहीं देते लोन, ठीक है। हम उसे बजट अलॉट कर देते हैं कि यार ये हमारा बजट है और इसको जरा चलते रहने दो जब तक। अब फॉर एग्जांपल देखिए, आपकी न्यू प्रोडक्ट्स आप पे क्लिक्स नहीं आते स्टार्ट में, ऐड चलाने के बाद भी क्लिक्स नहीं आते, तो आपकी ऐड स्पेंडिंग ही नहीं होती और आप समझ रहे होते हो कि यार मैंने ऐड भी चलाई थी, ऐड ही नहीं होती। पर आप ऐड कैंपेन में जाके उससे स्टडी करना है आपने कि मेरे कितने व्यूज आए हैं, कितनी सेल्स आई हैं, कितनी मेरी स्पेंडिंग हुई है, और एंड ऑफ द डे आपने आरओआई कैलकुलेट करनी होती है कि आपकी आरओआई पॉजिटिव में आ रही है या आरओआई नेगेटिव में आ रही है। तो ये चीजें आप ऐड कैंपेन में जाके स्टडी करते हो, ठीक है। बट आप एंड डेट नहीं देते तो आपकी बजट नेक्स्ट डे मूव होता रहता है। जब तक भी आपने $10 रखा है, वो एक वीक भी यूज नहीं हुआ, वो मूव होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेंड नहीं हो रहा, क्लिक नहीं आ रहा। बजट खत्म होगा तो ऐड को रोक देगा, उसी टाइम रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने आज ऐड चलाई है, आपने 2 दिन का दिन दिया हुआ है, पर घंटे बाद ही 10 क्लिक हो गए। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पर क्लिक $1 का है, आपने 10 क्लिक हुए, आपकी ऐड कर, आपके पास एक भी सेल नहीं आएगी, Amazon को उससे कोई कंसर्न नहीं। अच्छा, एक हो गया डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। इसके बारे में हमने स्टडी किया कि Amazon पे आपने डिमांड को कैसे चेक करना है। अच्छा, एक और Amazon पे एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं BSR, इसे कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। फॉर एग्जांपल Amazon पे आपको मैं कहता हूँ कि कोई किसी को भी मैं कहता हूँ कि एक XYZ पर्सन है, मैं आपको एक प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप मुझे बताएं कि इसकी सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट की है विदाउट एनी टूल। तो वो आपने कैसे बतानी है, वो आपने उसका BSR चेक करना है। BSR क्या होता है? BSR बेसिकली एक डिजिटल नंबर है जो Amazon खुद देता है हर सेलर को, डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, ठीक है। जिस प्रोडक्ट की जितनी वॉल्यूम ऑफ द सेल्स है उसका BSR नियर टू 0 होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसका रोल नंबर 1 है वो टॉप है, जिसका रोल नंबर 100 है, फॉर एग्जांपल 100 की क्लास है तो वो लास्ट है। 100 को ज्यादा नहीं कहते, 100 को कम कहते हैं क्लासेस में, ठीक है, रोल नंबर्स में। जब इसी तरह Amazon में भी यही होता है कि अगर किसी का BSR 100 है और किसी का BSR 1 है तो 1 वाले की सेल सबसे ज्यादा है, 100 वाले की सेल कंपैरेटिवली 1 बहुत कम है, ठीक है। ये कहाँ पे शो होता है? ये सब का BSR ना प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है, आप उसको भी आप देखिएगा, अभी बताते हैं आप। ये देखें, इस प्रोडक्ट का BSR है 1415, ठीक है। इसका BSR स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर 1415 है, ठीक है। तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स आपके पास कैसे आएंगी, आपने वो कैलकुलेट करनी है जिनका BSR आसपास ही है। फॉर एग्जांपल किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 100 होगा। इस तरह आपने BSR के लिहाज से प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना है टॉप 10 कैटेगरी। ये आपकी 10 प्रोडक्ट्स होंगी उस कैटेगरी में और उस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक का 1 है, एक का 14,000 है, एक का 20,000 है, ठीक है। ऐसे नहीं BSR कैलकुलेट, इट मींस आपने सही तरह टॉप 10 प्रोडक्ट्स कैलकुलेट नहीं। ये ऑर्गेनिकली आप, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हंट कैसे ऑर्गेनिक, देखिए ये रिसर्च वर्क है ना। आपको आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पे $10,000 $20,000 स्पेंडिंग करें तो आपको 2 दिन भी तो लगेगा स्लॉट की बात उस पे। ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैंने जब पहली मीटिंग थी हमारी, मैंने आपको बताया प्राइवेट लेबल एक बहुत चैलेंजिंग फेस होता है एक बिगिनर के लिए। कभी भी प्राइवेट लेबल रिकमेंडेड नहीं होता कि आप एज अ बिगिनर प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है। अगर आपने करना है सो यू मेक श्योर कि आपकी सारी स्टडी और सारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो, क्योंकि जब आपने एक दफा स्पेंडिंग कर दी, आपने प्रोडक्ट्स परचेज कर लिया, देन नो बैक, आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं कि सर्च वॉल्यूम भी आपने चेक कर लेना है, उसके बाद यूनिट पर होल्ड भी चेक कर लेना है। पर इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं इसमें, एक कि आपके नंबर ऑफ फीडबैक्स ज्यादा हो और नंबर 2 BSR उसका मेंटेन। फेसबुक पे या कहीं पे जो एड्स लगाते हैं वहाँ पे हमारी पब्लिसिटी होती है, उसके ऑर्डर्स आते हैं। इस तरह Amazon में हम किस तरह अपनी ट्रैफिक को कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा कस्टमर आए? मैं भी यही बता रहा था कि Amazon पे उसे कहते हैं PPC। Amazon पे जब किसी प्रोडक्ट का आप नाम लिखते हैं, जैसे ये हमने लिखा कि इस, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इस प्रोडक्ट के साथ ये छोटा सा लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इस प्रोडक्ट के साथ भी लिखा हुआ है, देखें इसके पहले के साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसके साथ भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसके साथ भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैम आपको नहीं, जैसे हम शेयरिंग करवाते हैं, कोई भी वीडियो लाइव चल रही होती है ना, जब शेयरिंग कर लेते हैं दिखाते हैं, ये देखें, किस पे हम क्या, ये यहाँ पे देखें वो लिखा हुआ है स्पॉन्सर, ये 1 के नीचे लिखा हुआ है देखें स्पॉन्सर, ठीक है। इट मींस इसके ऊपर ऐड चल रही है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट करनी उसे आपने क्लिक, उस पर आपने Amazon को पे करना होगा, ठीक है।
ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अमेज़न पे कोई पीपीसी रन करते हो तो आपने उसको बताना होता है कि मेरा डेली का $10 बजट है, $20 बजट है, $100 बजट है। आप उसे बजट अलॉट करते हो और उसके मुताबिक वो आपकी ऐड प्ले कर देते हैं। वो कस्टमर बताता है कि हम इस ऐड को इतने लोगों को दिखाएंगे। नहीं, कितने लोगों को दिखाएंगे वो आपको अमेज़न बता रहा होता है कि जितना बजट है उस लिहाज से ये इतने लोगों में शिफ्ट होगा। जैसे आप फेसबुक पे भी आपको दिखाता है, ठीक है। फेसबुक भी आपको, जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं तो लेफ्ट साइड पे वो आपको बता रहा होता है कि इतने केस व्यूज आएंगे और इतने फीडबैक्स आ रहे होते। इस तरह अमेज़न भी आपको बता रहा होता है जब आप पीपीसी रन करें, ठीक है। तो अमेज़न पे कोई लाइव प्रोग्राम नहीं होते, कोई शेयर्स नहीं होते, वो अमेज़न पे नहीं होते, वो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप कर रहे होते हो। बट इसके ऊपर ये नहीं होता। हाँ, इसके ऊपर आप वीडियो ऐड चला सकते हो। वीडियो एड सिर्फ ब्रांड वालों को, अगेन ब्रांड वालों को अलाउ होता है। वीडियो एड्स किसी भी, जैसे यहाँ पे भी मैं भी आ रहा हूँ कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का लगाते हो तो अगर पहली जो ऐड आती है नॉर्मली वो वीडियो ऐड की आती है। देखो ये आ रही है वीडियो ऐड। ये वीडियो ऐड जिस प्रोडक्ट की आ रही है वो ब्रांडेड है, वो अमेज़न पे रजिस्टर्ड ब्रांड है। नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड को ये अलाउ नहीं होता कि वो वीडियो कैंपेन या वीडियो ऐड चलाए। जब प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं तो फिर हम भी तो अमेज़न के साथ ऐड हो चुके। प्राइवेट लेबल का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांड है। प्राइवेट लेबल का मतलब है सिर्फ आपने अपनी लिस्टिंग की है, अपनी प्रोडक्ट अपलोड की है, तो रजिस्ट्रेशन का उसके लिए अलग एक प्रोसेस। एग्जैक्टली, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। वो हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। वो थ्रू USPTO होता है या अमेज़न के थ्रू भी होता है। उसके मिनिमम चार्जेस $1200 होते हैं। अगर आपने अमेज़न से करना है, अगर आपने USPTO से करना है तो उसके मिनिमम चार्जेस $300 होते हैं, पर उसमें आपको 9 मंथ्स का टाइम है। वो अलग चीज है। एक के पास अपने कस्टमर 1500-1600 मौजूद है, क्या है सॉरी? कहीं तो हम उसको अमेज़न के साथ उनको किस तरह हम कस्टमर्स को अटैच कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ आपके पास सपोज करें कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल आपके कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आपने अपनी प्रोडक्ट शो करनी है तो आपने कैसे करनी है? अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो एक रॉन्ग वे है, मतलब वो कोई सही वे नहीं है, उसे आप डिटेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट अपलोड किया है, इस प्रोडक्ट का लोग क्या करते हैं, URL कॉपी करते हैं और किसी को सेंड कर देते हैं। आपको URL शो हो रहा है, ये वो URL है जो मैंने अमेज़न से अभी कॉपी की। इसके ऊपर ना आपके सिस्टम की एक ID भी आ रही होती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता। इसके अंदर ID बड़ी हुई ID, ठीक है। ये आपके सिस्टम का मैक एड्रेस उठा रहा है। जब आप यही URL किसी और को दे देते हो ना, तो वो बंदा भी इसी URL से प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, वो पकड़ लेता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक पर्सन A है, एक पर्सन B है, वो दोनों बंदे सेम URL से प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर सकते। किसी भी सिस्टम के 2 मैक सेम नहीं हो सकते, तो ये कैसे होता है? तो वो आपको डिटेक्ट कर लेता है कि ये पर्सन डायरेक्ट URL सेंड कर रहा है और डायरेक्ट परचेजिंग करवा रहा है, आपको वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, ये तो काफी कॉमन होगी मार्केट में चीज, सबको पता है इस बात का। फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, वो उन्हें प्रोडक्ट्स की इमेजेस सेंड कर देते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी चीज बता देते हैं कि यार ये हमारी प्रोडक्ट आप बाय कर लो। अब कोई पर्सन आता है अमेज़न पे आने के बाद वो 1 या 2 मिनट बाद उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट को बाय कर लेता है जो अभी मार्केट में न्यू लॉन्च हुई है। अमेज़न उसको भी डिटेक्ट कर, अमेज़न कहता है भाई और भी इतनी चीजें नजर आ रही हैं, तुम एकदम से उधर गए और प्रोडक्ट परचेज कर ली, ये कैसे हुआ? ठीक है, वो आपको उस टाइम पे भी डिटेक्ट कर ले। सो अमेज़न के साथ पिक्सल कनेक्टेड होता है, आपको पिक्सल का पता होगा, पिक्सल फेसबुक के थ्रू होता है। वो आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक्टिविटी, हर पेज पे जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो आपका उसको चीजों को कैलकुलेट कर रहा होता है, उसको वो एनालिसिस कर रहा होता है। अगर आपका कहीं पे भी पैटर्न थोड़ा सा भी खराब फील होता है, वो आपको सेलर को बंद कर देता है, ठीक है। ACN सेंड कर दें। अब आ जाती है ASIN से भी वही बात है ना, आपने ASIN सिलेक्ट करके भेजा, उसने पहली प्रोडक्ट खोली, प्रोडक्ट परचेज कर ली, वाह वाह वाह, ठीक है। एक और मजे की बात बताऊं, आप जब प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, प्रोडक्ट परचेज करने के साथ कीवर्ड भी सेव होता है, किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी सेल आई है। आप जब एनालिसिस करते हो ना, अमेज़न पे भी जब आप एड्स की एनालिसिस करते हो या फेसबुक पे भी एड्स की एनालिसिस करते हो, वो आपको ये भी बताता है कि किस अगेंस्ट के सेल आई है आपको, ठीक है। आपको बता रहा होता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट 10 सेल्स आई हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट 15 सेल्स आई हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट 2 सेल आई हैं, तो और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट एक भी सेल नहीं आई। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे कीवर्ड्स पकड़ते हैं जिनके अगेंस्ट हमें एक भी सेल नहीं आई और हम वो नेगेटिव मार्केटिंग में डाल देते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ये कीवर्ड सर्च हो तो मेरी प्रोडक्ट ना दिखाओ, क्योंकि इसके ऊपर मेरी सिर्फ स्पेंडिंग हो रही है, मुझे सेल्स नहीं आ रही। तो वो आप वो कीवर्ड्स नेगेटिव में डाल देते हो। तो वो अमेज़न को कैसे पता लग रहा है? वो अमेज़न को इसलिए पता लग रहा है कि जब एक पर्सन उस पर क्लिक करता है, वो क्लिक करने के टाइम भी उस कीवर्ड को सेव कर लेता है, और जब कोई पर्सन बाय करता है उस टाइम भी उस कीवर्ड को सेव कर लेता है।
उसको पता है कि किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल आ रही है और किस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल नहीं आ रही। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपने भेजनी कैसे, ठीक है, उसके लिए भी मार्केट में उसे कहते हैं सुप्रीम यूआरएल्स। ठीक है, आप एक सुप्रीम यूआरएल्स क्रिएट करते हो। सुप्रीम यूआरएल्स क्या होते हैं? वो होता लिंक ही है, जैसे ये लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करते हो, वो रीडायरेक्ट होता है, वो रीडायरेक्ट होकर आपका मैप पकड़ता है, आपका आईपी लेता है और फिर अमेजोन पे लैंड करवा देता है। आपको वो पता है कि वो छठे सातवें नंबर पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है, वो पहले दूसरे पे शो नहीं होती, छठे सातवें नंबर पे शो हो रही होती है, आपको पता है कि वो प्रोडक्ट है। आपको ये बात बताई जाती है कि आपने 15-20 मिनट स्पेंडिंग करनी है किसी और प्रोडक्ट पे, कभी कोई क्लिक कर ली, कभी कोई क्लिक कर ली, कभी किसी को ऐड टू कार्ट कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर आ गया अमेजोन पे, फिर आपने 10-15 मिनट स्पेंड करना है, उसके बाद आपने अपनी डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये एक साइंस है, इसको हम जीनीज कहते हैं। बेसिकली हम ना ब्लैक मार्केटिंग भी इसको कहते हैं, इसको जीनीज कहते हैं कि ऐसे लोग जो जीनीज हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं इस टर्म में कि आपकी प्रोडक्ट्स परचेज करवाते हैं और आप उनको कंपनसेट करते हो, आप उसे कोई टोकन नंबर दे देते हो, कोई कूपन दे देते हो कि 50% ऑफ, 40% ऑफ का। या ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, ये होती है कि आप अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज करवा लेते हो और थ्रू पेपॉल या थ्रू किसी और बैंक आप उसको पेमेंट दोबारा भेज, ठीक है, और आप उन्हें ये कहते हो कि सर हम आपको प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं, आपको 5-10 दिनों के बाद एक फीडबैक दे दें। अब फीडबैक की भी फिल्म है, वो भी एक स्टोरी है। अब आप फॉर एग्जाम्पल 10% से प्रोडक्ट परचेज करवाते हो और 8 से फीडबैक ले लेते हो, अमेजोन कहता है वाह 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 क्या बात है, क्या मजे की गेम हो गई है, मतलब मनोसलवा लॉन्च किया तो अमेजोन आपको वहां पे भी डिटेक्ट कर लेता है। सो आपने क्या करना है, बड़ा कैलकुलेटेड खेलना होता है प्राइवेट लेवल के अंदर। आपने फॉर एग्जाम्पल 100% से सेल करवानी है, उसमें से 10 से फीडबैक लेना। हमारे सर होते थे हमजा भाई, वो कहते थे कि आपने ना अपने पास एक वो डायलर रख लेना है, जैसे वो नहीं होता आप लूडो खेलते हो, उसका वो होता है, आप वो फेंको, जो नंबर आए उस नंबर वाले को कह दो भाई फीडबैक दे दो, ठीक है, कि आपका कोई पैटर्न ना हो, 2 4 6 8 10 वो डिटेक्ट हो जाएगा, 1 3 4 5 डिटेक्ट हो जाएगा, कोई पैटर्न ना फॉलो कर रहे हो आप, किसी से जब फीडबैक ले रहे हो पैटर्न फॉलो करोगे डिटेक्ट हो जाएगी। नॉन पैटर्न पे रह के आपने काम करना है, ऐसा काम करना है जो डिटेक्टेबल ना, उन लोगों से आपने फीडबैक्स लेना। पर ये सारी चीजें रिकमेंडेड नहीं होती, आपने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है और पीपीसी करना है और कोशिश करनी है थ्रू मार्केटिंग या थ्रू ऑर्गेनिकली आपके पास सेल्स और फीडबैक्स आए। ये सारे तरीके जो हैं ये बस जुगाड़ी तरीके हैं या डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप डिटेक्ट नहीं होगे तो वेल एंड गुड, डिटेक्ट होगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगी। जी मैम, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हमें रिव्यू चाहिए होते हैं अपने अकाउंट को फर्दर अपडेट बढ़ाने के लिए। मैम वो जो है ना एक पैटर्न वो सेम है सबका, ठीक है। ई कॉमर्स जो बंदा कर रहा है वो चाहे दराज पे कर रहा है, वो चाहे ईबे पे कर रहा है, उसे 80% चीजें वही है, ठीक है। दराज की जो है, जो उनकी जो पैटर्न्स हैं अमेजोन पे भी तकरीबन वही है, बस ये है कि वो इंटरनेशनल मार्केट है, वो लोकल मार्केट है, थोड़ा सा वहां पे टफ चीजें हैं एज कम्पेयर टू दराज, बट 80-70% चीजें वही हैं। आपको अमेजोन पे भी फीडबैक्स आई हैं, अभी आपके आने से पहले वही चीज डिस्कस कर रहे थे कि डिमांड के लिए आपको एक ही चीज चेक करनी होती है, वो फीडबैक्स ही देखनी है, तो तकरीबन चीजें वही होती हैं। और अमेजोन जैसे हबीब ने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी, मैंने भी शायद जिक्र किया था कई दफा कि 5% से ज्यादा अलाउ ही नहीं करता, रिमूव कर देता। अगर 100 प्रोडक्ट्स आपकी सेल हुई हैं तो 5 से 10 लोग ही आपको फीडबैक दे सकते हैं ओरिजिनली जेन्युइन जो है, ठीक है। अगर उस अमाउंट से ज़्यादा फीडबैक्स आते हैं तो वो अमेजोन रिमूव कर देता है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी ही नहीं है। एक चीज़ ऐड करूँगा और हबीब फिर कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपने सर्च वॉल्यूम देखना है, एक तो आप अपने टूल्स पे टूल्स हैं वहाँ से भी देख सकते हैं, और एक आप इनके रिव्यूज से देख सकते हैं। अभी आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू दिखाया था, उनका रिव्यू था 1415, ठीक है, मीन्स के 1415 लोगों ने परचेज किया और फीडबैक दिया, लेकिन उसका आप 5% है, ये 1415 5%, उसका 95% लोगों ने अभी फीडबैक तो दिया ही नहीं है। उसका 95% आपने निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है जो वो प्राइस में बेच रहा है, ठीक है। तो वहां से उसकी प्राइस पर मंथ निकल आएगी, पर डे भी निकल आएगी। ये मैं आपको एक देसी और मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। टूल्स तो आपको बता देंगे, जो भी आप उसको BSR बताओ वो सारा कुछ बता देंगे। आप अपने उसके जो फीडबैक्स हैं उससे भी आप और इस तरह देसी तरीके के साथ उसकी सर्च यानी कि महीने की या पर डे की सेलिंग निकाल सकते हैं। बाकी जो हबीब ने बताया इन चीज़ों पर अमल नहीं करना, ये चीज़ें जो होती हैं डिटेक्ट हो जाती हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं।
सर ये Amazon पे यही है, बाकी प्लेटफॉर्म पे ऐड से भी हम देखते हैं, अगर फेक ऑर्डर देते हैं लिंक शेयर करके। देखिए मैक तो होता ही है ना, यूआरएल में मैक होता है। अब आप और मैं बैठे हुए हैं सेम आईपी पे डिफरेंट मैक पे, ओके, मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे ईबे से परचेज कर लो और मुझे फीडबैक दे दो, क्या अमेज़न ईबे को पता नहीं चलेगा? सबको पता चलेगा। अगर आपने फेक लेट्स सपोज तो पहली बात लेने ही नहीं है, अगर आपने लेने भी हैं तो आउट ऑफ कंट्री किसी बंदे को बोलें कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ये परचेज कर लो और मुझे फीडबैक दे दो। ये नॉर्मल सही तरीका है। मेरे पास क्लाइंट्स है ना, यूएसए में है, कनाडा में है, ठीक है, यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स में है, तो वहीं जा रहा हूं अपनी प्रोडक्ट उनको लिंक शेयर करो तो वो मुझे ऑर्डर प्लेस कर दें। ऑब्वियसली हो सकता है, हो सकता है, नो उससे हो सकता है, वो कोई इशू नहीं, नो इशू एट ऑल। ये एक सिस्टम से होते हुए गुजर रहे हैं, आप डायरेक्ट उनको भेज रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं, उनको पसंद आ रही है, वो परचेज करके आपको फीडबैक दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सर कस्टमर कई दफा इसका बाहर रह रहे होते हैं लेकिन उन्होंने मंगवाना पाकिस्तान, उसका क्या तरीका सर मैं यूज के लिए, मतलब वो आउट ऑफ कंट्री है जी, क्या वहां से वो अमेज़न से करते हैं, हम उनको कहते हैं जी आप हमारे अमेज़न का अकाउंट विजिट करें तो वहां से हमें ऑर्डर करें, लेकिन वो मंगवाते पाकिस्तान है, उसका क्या तरीका? अच्छा देखें, अमेज़न जो शिपमेंट देता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल .com के नाम पे अमेज़न है, तो वो सिर्फ यूएसए में लॉजिस्टिक्स को हैंडल करता है, इसके अलावा वो आपको एंटरटेन नहीं करता। अगर .uk का है, इट मींस वो आपको सिर्फ यूके में एंटरटेन करता है, इसके अलावा एंटरटेन नहीं करता, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी जो ऑर्डर शिपमेंट्स हैं जो इंटरनेशनली जानी है, तो वो पहले लोकल एड्रेस पे शिप होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न से बाय किया और कोई न्यू जर्सी का एड्रेस दिया, आपने पहले लोकल शिपमेंट्स उसे डिलीवर करवाई है, फिर आप उसको वहाँ से इंटरनेशनल कोरियर से पाकिस्तान या किसी भी कंट्री भेजते हो। ऐसी सर्विसेज पाकिस्तान में हैं जो आपको अमेज़न की प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा देती हैं आपके होम एड्रेस पे। वो 2 वे होता है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऑब्वियसली आपसे लेते हैं। पहले वो प्रोडक्ट्स को मतलब उसी कंट्री में लैंड करवाते हैं और उसके बाद वो आपको इंटरनेशनल शिपमेंट किसी भी कोरियर सर्विस से करवाते हैं। नहीं, कुछ होते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना, आप मार्केट प्लेसेस ओपन करवा लेते हो, कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेशनल शिपमेंट्स ओपन करवा लेते हैं, पर वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, आपको हर प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं मिलेंगे। वो पहले बात कर रहे थे पॉइंट आगे बात, वो $1200 का वो जो अमेज़न अकाउंट और $300 उसमें वो मैम की पूछ रही थी कि आपने अगर ब्रांड रजिस्टर करवाना है अमेज़न पे तो इसकी कॉस्ट क्या है। अगर आप अमेज़न के थ्रू कॉस्ट करवाते हैं तो उसमें डिफरेंट कंपनीज अमेज़न रिकमेंडेड कंपनीज ऑफर करता है, उसमें से आई थिंक जो सबसे कम है वो $1200 की है, ठीक है। अच्छा, अगर रजिस्टर करवाते हैं अदरवाइज वो $40 प्लस वो हाँ वैसे तो फ्री है, वो तो $40 पे आप अकाउंट करते हैं। वो भी तो दूसरा यूपीएस के आगे वो 5665 एरर होता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट के नीचे अपना ब्रांड का नेम लिखना चाहते हैं विदाउट रजिस्टर्ड ब्रांड, तो आप 5665 एरर रिमूव करवाते हो, आपका नाम विजिबल, आपकी कंपनी का नेम विजिबल शो होना शुरू हो जाता है आपकी प्रोडक्ट के नीचे, है ठीक है, बट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड ही होगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने सेशन में क्या बताया था, जो ब्रांड अप्रूव नहीं करवाते विदाउट ब्रांड, कौन सी लिस्टिंग के ब्रांड की जगह क्या लिखा आता है, ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। ये मेरी नज़र में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस लवारिस प्रोडक्ट होती है, कोई भी इसको उठा सकता है, कोई भी हाईजैक करके उस पर ब्रांड रजिस्टर करवा सकता है अगर वो उसका सेलिंग वॉल्यूम अच्छा जा रहा है तो। अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है प्राइस। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जो प्रोडक्ट प्राइस कम होती है उसमें हैज़ अ बायर आप कम सोचते हैं, सॉरी हैज़ अ आप उसको खरीदने से पहले कम सोचते हो, ठीक है। हैज़ अ बायर आप उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ 10 रुपए की है और चीज़ ठीक लग रही है, आप उसे ज़्यादा बगैर सोचे समझे बाय कर, पर एक प्रोडक्ट प्राइस 1000 रुपए की है, ठीक भी लग रही है, पर आप उसके बारे में क्या करते हो, थोड़ा सा आप स्टडी करते हो कि यार लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फिर एक प्रोडक्ट प्राइस 5000 रुपए की, तो आप उसके बारे में थोड़ा और डीप स्टडी करते हो कि ये और लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, समझ आ रही बात। तो अमेज़न पे एक रिसर्च है, उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट प्राइस $10 से $40 के अराउंड आती हैं, इसके दरमियान में आती हैं, उसकी नंबर ऑफ सेल्स सब, ठीक है। सो आपकी प्रोडक्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं होलसेल प्राइस बात नहीं कर रहा, वो प्राइस जो आपने फाइनल कोट करनी है अमेज़न को, मैं उसके बारे में बात, वही स्लाइड होता है। आपकी क्या है $10 to $40। अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपकी इस रेंज में आती है तो आपकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हैं कि नंबर ऑफ सेल्स आपकी ज्यादा है। आपने कोशिश करनी है जो प्रोडक्ट आप सिलेक्शन करें उसकी प्राइस रेंज $10 to $40। अच्छा, इट डजंट मीन कि अमेज़न पे सिर्फ $40 की प्रोडक्ट्स है, अमेज़न पे $20,000 $25,000 के पोर्टेबल हाउसेस भी सेल होते हैं, ठीक
ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी देखे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसकी प्राइस क्या है, $8,000। इसके देखें ऑलमोस्ट $7,000 के बाद 2 फीडबैक्स, $12,000 के बाद 3 फीडबैक्स। ठीक है, अगेन इट डजंट मीन कि अमेजोन पे सिर्फ $40 की ही प्रोडक्ट, ये मैंने आपको हाईएस्ट प्राइसेस दिखाई है अमेजोन पे। अमेजोन पे जो हाईएस्ट कैटेगरी सेलिंग है वो हाउसेज है। ठीक है, कुछ लोग ये भी काम करते हैं, सिर्फ यही करते हैं, महीने की एक सेल भी ले लेते हैं, वो खुश है। ठीक है, उनका सिस्टम चल रहा है। तो कुछ लोग ये काम भी करते हैं। ठीक है, ये होता कैसे है, पोर्टेबल हाउसेस, इसको बारे में आप स्टडी करना है, ये काफ़ी इन है आजकल मार्केट में। ये कैसे होता है, आप यही प्रोडक्ट सेम गूगल इमेज एक का टूल होता है, आप उसके थ्रू या आप सेम प्रोडक्ट को, सेम इमेज को डाउनलोड कर लें और इस इमेज को जाके alibaba.com पे जाएं और वहां पे सर्च करें, आपको यही हाउस, सेम हाउस आपको $4,000 $5,000 का अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इसको कैसे कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं कि अलीबाबा पे ऐसे पोर्टेबल हाउसेज जो अवेलेबल है, रेडी टू गो हैं, आप उनकी इमेजेस लेते हैं, आप सप्लायर से बात करते हो, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि बस आपको प्रोडक्ट समझ आई, आपने वो प्रोडक्ट अपलोड कर दी और लगा दी और सेल आ गई, तो नहीं, आपने पहले सप्लायर से सारी बात करनी है, उससे आपसे डायमेंशंस लेनी है, उसके इनर हाउस की इमेजेस लेनी है, आपने आउटर हाउस की इमेजेस लेनी है, आपने प्रोडक्ट की वीडियोस लेनी है, उससे डिस्कस करना है कि पेमेंट मेथड क्या होगा। अब $12,000 की आपको सेल आ गई, अमेजोन ने आपको रुपया भी नहीं देना। ठीक है, इसके निकालने का भी तरीका होता है, अमेजोन से आपने 40% 50% पेमेंट कैसे लेनी है, बट इनिशियली आपको ₹1 भी नहीं मिलेगा। आपने $5,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, और मजे की बात है, आपने $5,000 की प्रोडक्ट परचेज कर ली, चाइना से आते आते 40 दिन लग गए, 45वें दिन डिलीवर होना था, 40वें दिन रिटर्न आ गया $12,000 का, $5,000 की इन्वेस्टमेंट भी हुई है, $12,000 का रिटर्न ओपन हो गया था। ठीक है, सो ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क होता है, लोग कर रहे हैं और करते भी हैं, लोगों का चल भी रहा है। बट मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा था कि अमेजोन पे सिर्फ $40 की प्रोडक्ट सेल नहीं होती। ठीक है, अमेजोन पे $12,000 भी आपने देखा, $25,000 की भी प्रोडक्ट सेल होती है, और उसके ऊपर फीडबैक भी है। 3 फीडबैक का मतलब है एटलीस्ट इसकी 15 सेल्स हैं, एटलीस्ट। मींस 95% लोगों ने फीडबैक नहीं दिया ना, 5% लोगों ने दिया है, और 3 है फीडबैक, तो हम क्या करेंगे, 95 को मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, जो 3 पे करेंगे, 95 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे 3 पे, और उसको फिर मल्टीप्लाई उसकी प्राइस पे कर देंगे, तो हम उसका रेवेन्यू निकल आएगा, उसका कितना रेवेन्यू। ठीक है, मैम वो इस तरह होता है कि आपने पहले सप्लायर से सारी बात करनी होती है कि आपकी प्रोडक्ट, वो आपसे सारी डिटेल्स लेगा, और आपने वो सारी डिटेल्स ना बायर को भी बतानी है हर वक्त। अमेजोन पे बायर को भी आपने बताते रहना अपडेट कि अब आपका रेडी हो गया है, अब आपका ट्रैकिंग जनरेट हो गया है, अब आपकी शिपमेंट मूव हो रही है, आपने उसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, मतलब आपने उस बायर से हर वक्त टच में रहना है, आप उसको अपडेट देते रहे कि वो रिटर्न ना ओपन कर दे कोई। ठीक है, आपने उसके साथ रेगुलरली टच में रहना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको सप्लायर से मिल रही है वो आपने बायर को प्रोवाइड करते रहना है, आपने एक मीडियम के तौर पे काम करना है। ठीक है, पेमेंट इशू ये होता है, पहली सेल पे तो पेमेंट आपकी नहीं रिलीज करता है, बेशक वो $2,000 की है या $15,000 की है। पहली चीज़ अगर आप सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हैं, तब आप एक केस ओपन करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें 50% पेमेंट दे दें, ये बहुत बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट अमेजोन आपको बहुत बड़े चेक्स लगा देता है कि आपने अगर बोला है ना 13 तारीख को डिलीवर हो तो 13 को डिलीवर हो, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अकाउंट गया। ठीक है, तो ये एक रिस्की काम होता है, बट सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नहीं कहा कि आप जाके आप ये बेचना शुरू करो, मैंने आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि सिर्फ $40 की सेल नहीं होती, और कुछ लोग सिर्फ हाउसेज सेल करते हैं पोर्टेबल। मेरे दोस्त हैं 1-2 यूएसए में, वो सिर्फ हाउसेज सेल करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो महीने में 1-2 सेल लेते हैं, दे आर मोर देन हैप्पी। ठीक है, $5,000 की अर्निंग है, वो खुश है। $12,000 का हमें मिल जाता है अलीबाबा से $12,000 का 15% भी तो पहले कैलकुलेट करें कि आप एक कैटेगरी में काम करते हो, उससे आप ब्रांड लगते हो, आप मैन्युफैक्चर लगते हो। ब्लीडिंग का पता है किसी को? ब्लीडिंग का क्या मतलब होता है? खून बह रहा है, ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग। आपको $10 की प्रोडक्ट है तो उसकी $2 प्राइस का भी कस्टमर आगे करने ज्यादा करें, आपको रिव्यूज आएंगे, जब आपका बजट है पूरे होके तो फिर उसकी प्राइस दोबारा मेंटेन। लेकिन जो भी मैंने शुरू में आपको बताया कि आपने एक ऑर्डर लिया है और ऑर्डर लेने के बाद आपने
उसकी प्रोडक्ट प्राइस उसको वापस पेपाल के थ्रू या बैंक के थ्रू दे दी, तो ये क्या है? ब्लीडिंग भी तो है। ब्लीडिंग का क्या मतलब है कि आप इनिशियल कॉस्ट बर्दाश्त करें, ठीक है, विदाउट द प्रॉफिट यू आर मेंटेनिंग द कॉस्ट। तो इसको बेसिकली आप कहते हो कि आप ब्लीडिंग कर रहे हो, कि आप प्रॉफिट नहीं ले रहे, आप सिर्फ स्पेंडिंग करी जा रहे हो। ये मैंने सुना था, ये गुजरात के जो साहिर कलीग नहीं अमेज़न में थे, जो ब्रांड एम्बेसडर है, उनके बारे में मुझे सुना था कि मैंने $10,000 की ब्लीडिंग करते हैं लोग। देखें, आपको कोई अमाउंट बताता है, वो सारी अमाउंट ब्लफ नहीं होती, उसमें 80% तो सच्चाई होती है, ठीक है, 80-70% उसमें जो है वो बातें ठीक होती हैं। कुछ हद तक कुछ बातें होती हैं जो एक्स्ट्रा हो रही होती हैं, बट उनका जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपने जब भी कोई ब्रांड लॉन्च होता है, चाहे वो लोकल ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो, आपने मार्केटिंग तो करनी है। आपने स्पेंड, आप ये पिज़्ज़ा शॉप ओपन होती है, पहले दिन क्या होता है? फ्री पिज़्ज़ा बिक रहा है। वो क्या बिक रहा है? वो पैसे, पिज़्ज़ा पे पैसे नहीं लग रहे, उसके जो प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, क्या उसमें पैसे नहीं लगे हुए? लगे हुए। तो वो क्या कर रहा है? वो ब्लीडिंग ही कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो हम इसको बोलते हैं प्रमोशन, और यहाँ पे पैसे लगाना। पहले भी अगर देसी तरीके से देखें तो एक शॉप में जब डाली जाती है, वो बड़े कहते हैं ना, हट्टी वट्टी, वो वही हट्टी ये उसी चीज को, ये वही है, टॉप 10 और BSR के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं हमेशा बात करता हूँ, जब मैं किसी को समझा रहा होता हूँ अमेज़न के या प्राइवेट लेबल के बारे में, तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर इतनी चीजें कैसे देखनी। देखें, आपने एक सिंगल पॉइंट पे ना ये सारी चीजें देखनी है, आपने ये सारे इंडिकेटर्स देखने हैं। जब एक जहाज या एक प्लेन जब कर रहा होता है, एक पायलट डिफरेंट इंडिकेटर्स को देख रहा होता है, सिर्फ उसने लैंड नहीं करवाना, उसने सारे इंडिकेटर्स फॉलो करने हैं। इसी तरह आपने वो सारे इंडिकेटर्स फॉलो करने हैं। आपकी प्रोडक्ट में कोई एक इंडिकेटर भी नहीं है, इट मींस आप उस इंडिकेटर पे रिस्क ले रहे हो जो आपको अभी फील नहीं हो रहा, पर बाद में वो फील करवाएगा, ठीक है। तो आपने कभी भी किसी चीज पे रिस्क नहीं लेना है। ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना, इसको सिलेक्शन करना, इसके बारे में रिपोर्ट एनालिसिस करना, ये एक टास्क है, ये एक मुश्किल टास्क है, ये इजी टास्क नहीं है, ठीक है। समटाइम जब आप मैं कर रहा होता हूँ, हंटिंग कर रहा होता हूँ, 15-15 दिन कोई चीज़ नहीं मिलती, और कभी कभी एक दिन में 2-2, 3-3 चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम कर रहे हो। कभी जब आप सर्च कर रहे होते हो, रिजल्ट्स जल्दी मिल रहे होते हैं, कभी R&D कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा होता। हौसले के अलावा मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस और टाइम टेकिंग प्रोसेस। सिर्फ अमेज़न में नहीं, ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म में अब तक जितने भी हो चुके हैं, एक चीज तो अब जिस तरह की कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हैं, हम बहुत से भाई हैं जो मुसलसल आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो पूरा यकीन है कि जब तक ये हमारे ख़त्म होने हैं, आपने 90% आपने स्टार्ट कर लिया होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट। हाँ, और कुछ नहीं तो चलें, स्टार्ट नहीं किया होगा तो आपका एक माइंड मेकअप जरूर हो गया होगा, या आप अपने किसी बच्चे को या भाई को रेडी कर चुके होंगे। अब ये ओमान वाले भाई हैं, उनके फादर हैं, ये भी कंसिस्टेंट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सीरियस हैं तो आ रहे हैं ना। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये भी स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा एनालिसिस तमाम प्लेटफॉर्म्स का करेंगे। देखिए, अमेज़न छोटी चीज़ नहीं है, अमेज़न में बहुत सारी चीज़ों को देखना, जैसे हबीब ने बताया, ये एरोप्लेन ही है, इसके इंडिकेटर सारे ही देखने पड़ेंगे आपको। एज कम्पेयर टू अदर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, दे आर इजी, ये इजी नहीं है, तो बस आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सेल्स चाहिए, पहले 10, 15, 20। हाँ, ये बात है, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क जो है ना वो सेम है सबका। कीवर्ड एनालिसिस, ये सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग सब ठीक है, लेकिन जस्ट हमने अमेज़न पर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का बहुत ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में हमें अमेज़न ने इतना बूस्ट करना होता है कि आप eBay एड्स को भी भूल जाएंगे। इसका सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा है, ये जाइंट है इस टाइम अमेज़न अभी तक, आज के दिन तक। एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होने चाहिए एक्सपेक्टेडली, या हमारे माइंड में क्या होना चाहिए। देखिए, इसका आंसर आपका जो कंपटीशन है जिससे जो आपका कंपेटिटर है वो बताएगा। फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा शॉप ओपन करते हो, ठीक है, आप पिज़्ज़ा शॉप की पहले डिमांड चेक करते हो कि जिस रोड पे या जिस सिटी में आप ओपन कर रहे हो, उस सिटी में फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा की डिमांड है 1000 यूनिट्स पर डे, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं? 1000 यूनिट्स पर डे। अब वो 1000 यूनिट्स जो है वो एक ब्रांड के पास नहीं, मैं फॉर एग्जांपल एक रोड की बात करता हूँ, एक GT रोड है, उसके ऊपर 10 पिज़्ज़ा शॉप्स हैं और डिमांड है 1000 यूनिट्स की एक दिन में,
वो 1000 यूनिट्स 10 ब्रांड्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए। किसी के पास 200 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 150 है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, अब आप मार्केट में आते हो, आप अगर ये कैलकुलेशंस कर रहे हो ना कि डिमांड है पर डे 1000 यूनिट्स, तो मैंने 1000 यूनिट्स अमेजोन भेज देने हैं पर डे के ऊपर, मैंने पर डे पे आना है, पर डे पे नहीं आना। आपको 100% शेयर आपको नहीं मिल जाएंगे, आपको मार्केट का एक सर्टेन शेयर मिलेगा। ये बड़ी रॉन्ग कैलकुलेशंस लोग करते हैं। लोग यूनिट्स एक्सपेक्टेड यूनिट्स दिखा देते हैं कि जी इस प्रोडक्ट प्राइस के 1000 यूनिट सेल होते हैं, हमारी महीने की 1000 यूनिट्स की सेल होगी तो इतना नंबर ऑफ यूनिट्स का रेवेन्यू आएगा। 100% शेयर आपको थोड़ी मिलेगा, आपको तो एक सर्टेन शेयर मिलेगा। वो क्या होता है, जो मैक्सिमम शेयर है, किसी के पास 200 यूनिट्स हैं तो मैक्सिमम शेयर आपको शायद 200 का ही मिल सकता है, इससे ज्यादा शेयर आपको नहीं मिलेगा। आपने कैलकुलेशन उस पे करनी है, उस पे नहीं कर लेनी जो एक्स अमाउंट सेल होगी, फिर आपकी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी अमेज़न। 100% शेयर। और एक बात और लोग सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 1000 बेचने और मैं आऊंगा तो लोग 2000 हो जाएंगे। लोग अब ज्यादा पिज्जा खाना थोड़ी शुरू हो जाएंगे। आप नहीं खाते तो आप नहीं खाएंगे, अब कोई बंदा नहीं खाता तो वो तो नहीं खाएगा ना, आपके आने के बाद वो पिज्जा खाना शुरू कर देगा। नहीं, हबीब ने ना वो बात कर दी पिज़्ज़े की, तो ही नोज के पिज़्ज़ा मेरी लाइफ में कितना रिलेट करता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि इटली में काफ़ी सारी इनॉग्रेशन पिज़्ज़ा शॉप्स की मैंने की हुई हैं। लोग जो पाकिस्तान स्पेशली थे ना, वो मुझे आके कहते थे कि हमने इस गांव में या इस शहर में इटली के हमने पिज़्ज़ा ओपन करना है तो हमें बताओ। तो मैं कहता था हमेशा सबसे पहले ये देखो कि आबादी कितनी है, आबादी के बाद ये देखो कि पहले पिज़्ज़ा शॉप्स ऑलरेडी कितनी है, उसके बाद ये देखो कि इस गांव के एलीट क्लास कितनी है, लोअर क्लास कितनी है, मिडिल क्लास कितनी है, और प्लस ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उस इलाके में स्कूल और कॉलेजेस कितने हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा जो हैं वो स्टूडेंट्स बच्चे वो खासकर ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ये जिस तरह हबीब समझा रहे थे ना, ये कंप्लीट एनालिसिस हर चीज़ का करके ही अब आपने कोई शॉप ओपन करनी है। पिज़्ज़े का जिक्र है, पिज़्ज़े की शॉप ऐसे ही तो नहीं ना मुँह उठा के खोल लेनी। ठीक है, ऑडियंस देखनी है ना। लेकिन जैसे ब्रॉडवे है, जैसे पापा जॉन्स हैं, जिस तरह और दूसरे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हबीब ने बताया ब्रांड को ज़रूरत नहीं है, ब्रांड कहीं भी जाके बैठ सकता है। टारगेटेड मार्केटिंग, वही ना टारगेटेड मार्केटिंग मैं बता रहा हूँ कि हमने जब पिज़्ज़ा शॉप ओपन करनी थी तो हमने ईच एंड एवरीथिंग देखनी थी कि आबादी कितनी है और उसके अलावा स्कूल कॉलेज कितने हैं और डिमांड कितनी है और कितने लोग रात को पिज़्ज़ा खाते हैं। प्रोडक्ट है हमारी, हम उसके डिफरेंट स्टाइल से लेके बैकग्राउंड चेंज करके तो मल्टीपल टाइम्स अपना टोटल इसका फायदा क्या फायदा होगा उसका, तो आपको नुकसान है। आपके फीडबैक्स डिवाइड हो रहे हैं, आपके रिव्यूज डिवाइड हो रहे हैं, आपकी किसी ज्यादा लग रही है, उसका आपको क्या फायदा। देखिए चल ठीक, मैं एक और बात बताऊं आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया, वो है असल चीज। एक बंदा कहता है मैं डेली की 100 लिस्टिंग्स कर रहा हूँ और मेरी $200 की सेल है मंथली, उसका कोई फायदा नहीं। आप एक लिस्ट करो और वीकली आपकी मंथली एक्स अमाउंट की सेल है, ये आपने कोई चीज बनाई। आप लोग गवाह हैं, पहले दिन से मैं हबीब वाली बात कर रहा हूँ जो हबीब ने ये कहा है। मैंने क्या कहा है, सेलिंग पर कंसंट्रेशन ना करो बस। ठीक है, मैं समझता हूँ मैडम जितना माशाल्लाह काम कर रही हैं, आपकी एटलीस्ट 1 से ज्यादा पर्सनल वेबसाइट्स होनी चाहिए। ये हमारे पास औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता, ये मेरा बेटा करता है जी बिल्कुल, और माशाल्लाह 1500 से ज्यादा कस्टमर है मेरे पास जी व्हाट्सएप, लेकिन मैं लेडीज के साथ सिर्फ नहीं, आपको देखकर खुशी होती है और इंस्पिरेशन होती है दूसरी लेडीज के लिए भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ग्लोबल मार्केट को भी टच करें, आप अपनी वेबसाइट की तरफ जाएं। ठीक है, ज़रूर करें। ईबे है, एडसे है, ज़रूरी नहीं है अमेज़ॉन की तरफ एकदम से चले जाएं न्यूली। ठीक है, मैन्युफैक्चर और डेफिनेट ओके जी। आप ट्रेडिंग करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं? सॉरी, फ्लिपेबल ओके। आप ब्रांड्स के, लेकिन आपको पता होगा हज़ाने एक है वेबसाइट जो फैक्ट्री लेफ्ट ओवर करती, हम स्टाइलों की भी उठाते हैं, यानी वो जो होता है ना आखिरी कुछ में साइजेस ज्यादा बन जाते हैं, कुछ में जो माइनर रिजेक्शन में होता है उसकी प्राइसेस कम होती हैं। हर बंदा डिस्काउंट चाह रहा है, कहीं पे भी चले जाए ना, चाहे अमेज़न मार्केट हो, कुछ भी हो, सबको ये चाहता है कि बजट फ्रेंडली हो। तो इस तरह हमने वो जो सर्विस फैक्ट्री है वो भी अपना देते हैं,
जो बाहर माल बेचते हैं ना, उनकी कट पीसेस होती है उनके पास, तो वो भी होलसेल में। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं? नहीं, मेडिकल नहीं, हाँ, मल्टीपल, मैं कह रहा हूँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं। जो हमें मुनासिब प्राइस में मिल जाए। टॉप 2 या टॉप 4 कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपकी? पहले मेरे पास ज्यादातर ड्रेसेस वगैरह थे, जो ऐसे लड़कियों को। अब मैं मेन सिर्फ शूज पे काम करती हूँ। शूज, आप लेडीज शूज पर काम कर रही हैं, लेदर शूज पे काम कर रही हैं? ओके, यानी कि तमाम फैब्रिक के भी हो गए या दूसरे एम्ब्रॉयडरी वाले शूज पर भी काम कर रही हैं? डेफिनेटली आप ज़रूर टाइम निकाल के हमसे मिले, हमारा ऑफिस है यहाँ पे, साथ ही हमारे पास प्लान भी है स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए जो लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम उनको ग्लोबल मार्केट में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि शूज को ना बहुत कम इसलिए टच करते हैं लोग, क्योंकि शूज को ऐसे समझा जाता है जूते क्या सेल करते हैं। शुरू में हमें भी इस तरह का हुआ, जूते सेल कर रहे हो, जूते सेल कर रहे हो। आप मुझे बताएं, मैं समझ गया, नहीं बात जूतों की हो ही नहीं, जूते तो नीड है ना। अब मुझे ये, मैं आप सब बैठे हैं, काइंडली मुझे करेक्ट करें, वो कौन से शूज़ हैं जब आप एक खरीदते हैं, लेट्स सपोज आपने कल शूज़ लिए, ठीक है, अपनी पसंद के, 10 दिन 15 दिन महीने बाद कितनी देर बाद चेंज करते हैं? कई लोग हफ्ते बाद चेंज करते हैं, कई लोग हफ्ते बाद चेंज करते हैं, कई लोग महीनों बाद चेंज करते हैं, कई लोग ओकेजन वाइज चेंज करते हैं। समझ में? शूज मैडम एक ऐसी प्रोडक्ट है जो नीड है पूरी दुनिया में, ठीक है। जब 8 साल पहले मैंने ये शुरू किया था ना, तब ये ऐसे लिया जाता था, एक औरत, वो भी मेरे अब्बू ये कहते थे नहीं तो चलो ये एक अलग सी बात है, माइंडसेट की बात है। हाँ, मैंने कहने का मकसद है बेच तो रही है ना, कुछ तो बेच लें, प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर हमें बेचना आता है ना तो हम बेच सकते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो आपके लिए इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है तो आप ज़रूर हमें मिलें ऑफिस में, हम आपके लिए एक प्लान है, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकती हैं ग्लोबली मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है। अभी तक के लिए तो आई थिंक सो काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो अब आ जाती है बात क्वेश्चंस की। और कल हमारा जो सेशन है वो है वालमार्ट का, और परसों भी वालमार्ट, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज वालमार्ट है, और फिर किसी ने मिस नहीं करना, जो 5 सेशन कंटिन्यू चलेंगे वो हमारे अली बाबा के चलेंगे, वो सब मिस ना कीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ अपने दोस्तों को, मज़ीद ऐसे लोगों को लाएं जो विलिंग है, जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक मार्केट वो ऐसी है जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मैं किसको कहता हूँ, eBay एड्स से अमेज़ॉन में अगर आप सेलिंग करते हैं तो इसमें आपकी अमाउंट जो है डायरेक्ट आपके बैंक में नहीं आती, थ्रू थर्ड पार्टी होकर आती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है ई कॉमर्स, उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है आपको। और जैसा कि मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि गुजरांवाला में एटलीस्ट आप सबको पता तो हो कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो मैन्युफैक्चर होती है, कोई बता सकता? गुजरांवाला की टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर गुजरांवाला में हो रही है, आप में से? सैनिटरी हो गया, फैन हो गया, सेरेमिक हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कुकवेयर। अब देखिए ये 5 प्रोडक्ट ऐसी हैं, अगर आप इसके मैन्युफैक्चर नहीं भी हैं तो आप इजीली सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सोर्सिंग आपके लिए कोई इशू होगी? किसी का कोई ना कोई वाकफ चाचा ताया मामा कोई ना कोई निकल आएगा जो आपको अच्छे रेट्स पे दे देगा, ठीक है, जिसको आप ग्लोबली सेल कर सकते हैं। बल्कि उनको कन्विंस करें जो आपके जानने वाले मैन्युफैक्चरर हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में इतने सालों से बेच रहे हैं, आओ हमारे पास, हम आपको बताते हैं कि आप इंटरनेशनल, आप अफ्रीका में अपने शूज कितने बेच सकते हैं। मैडम आपके शूज अफ्रीका में सबसे ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। ये बताना है हमने, यही बताने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन अमल तो आप लोगों ने करना है ना। तो ये काम आपका है कि आप अपने साथ लोगों को लेकर आए या उन मैन्युफैक्चरर्स को भी लेकर आए, कन्विंस करें कि यार तू गली के नुक्कर 50 साल तो बैठे हैं तो तू एक टूटी बनाना पे। हाँ मैं तेन दसना वा टूटी कितनी लिखती है। आज मेरी एक मीटिंग थी सर के साथ, एक बंदा था, उसको मैं दिखा रहा था टूटी 3 महीनों में
कितने लाख था पता नहीं, 1.5 या 2 लाख जी, $90,000 का सिर्फ उसने टूटियां बेची हैं चाइना के एक सप्लायर। तो हम क्यों नहीं बेच सकते? मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों आ जाओ, आप प्लीज आए, सारे आए, आप अपने साथ लोगों को लेकर आए, अपने साथ मैन्युफैक्चरर्स को लेकर आए। मैडम आप जिनसे सोर्स करती हैं उनको कन्विंस करें, वो आए ताकि उनको पता चले कि उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। एक प्रोडक्ट आप बेच रही हैं यहाँ लंडा मार्केट में, वही सेम प्रोडक्ट आप जाके बेच रही हैं एम्पोरियम मॉल में, प्राइस का फर्क होगा सर। क्वालिटी का इतना कोई नहीं, अब यहाँ से अगर लोकल मार्केट से भी लेना तो सम टाइम क्वालिटी आपको लोकल मार्केट में अच्छी मिलती है, एम्पोरियल माल में आपको अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलती। हम अच्छी क्वालिटी गलत मार्केट में सेल कर रहे हैं। मैं गलत मार्केट सब सॉरी निकल आया मुंह से, गलत मार्केट में तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको ग्लोबल मार्केट में भी बेचनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि सब कुछ खत्म हो जाना है इंशाल्लाह। असि जब 20 साल बाद भी असि जो गल करनी है ना, तो स्वाए पिज्जा छापा तू, स्वाए होटल तू, कोई शहर नहीं रहनी, हर चीज ऑनलाइन हो जानी है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी, हम पहले ही बहुत पीछे हैं, तो हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। खाना भी ऑनलाइन खाना है, अब ग्रोसरी भी ऑनलाइन आया करेगी, आलू प्याज भी आपको घर में मिलेंगे। वो आप लोगों को इतना को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ करो ही ना, सब कुछ एक क्लिक पर। अम्मी कहे कि नहीं लेके वो अम्मी ठहरे मैं उन्हें आ जाता है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं, आप उसमें शामिल हो उस लिस्ट में कि आप दही बेचना बुरी बात है, ग्रोसरी बेचना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप उस लिस्ट में शामिल हो। तो किसी भाई का कोई क्वेश्चन कोई है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपने मुझे 5 प्रोडक्ट्स गिनाई है, 5 प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 5 लोगों को या 5 मैन्युफैक्चरर्स को लेकर आएंगे या उन 5 मैन्युफैक्चरर्स को कन्विंस करेंगे कि हम तुम्हारी प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारे साथ बैठो, मीटिंग करो। ये चीजें आप माइंड में रखें सर। मैं अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग मैंने अब 2 साल से स्टार्ट की है, पिछले 10 साल से मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था, मैं सोर्स ही करता था अपनी जो वजीराबाद की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एटलीस्ट करता तो था। कितने मेकर हैं जिनसे मैं अपनी सोर्स बनवाता था, उनको मैं ऑनलाइन सेलिंग में लेकर आया हूँ, और मसला ये हुआ है कि उनको ऑनलाइन सेलिंग में लेकर आए, वही मेरे कंपटीटर बन गए। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहना है। बस कोशिश करें कि ये भी एक इल्म जो है, ये जो स्किल्स जो है, ये भी मेरी नज़र में एक सदका ही होता है कि अगर मैं आपको बता दूंगा जितना मुझे पता है तो अल्लाह ताला मुझे इसके एवज अल्लाह ताला डबल देंगे। मेरा ये ईमान है और सबका ही ये ईमान है, मुझे पता है। तो इंशाल्लाह ताला वादा करें कि आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स कन्विंस करें या लोगों को लेकर आए मैन्युफैक्चरर्स को। और आने वाले ये तो 2 सेशन नेक्स्ट कल परसों के सेशन तो वॉलमार्ट है, वो भी एक है, लेकिन जो हैं अली बाबा के नेक्स्ट वीक से, उसके लिए आप रेडी होकर आए। हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि अली बाबा की मार्केट आपके लिए कैसा बिहेव कर सकती है और किस तरह आप फायदा उठा सकते हैं। और मेरी तरफ से सम अप है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, तो फिर चलते हैं। थैंक यू।